हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 और 1892 के भारत शासन अधिनियम को। दोस्तों, हमने इस टॉपिक के पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि इस टॉपिक को हम लोग दो फेज में बाँट के पढ़ेंगे। एक 1757 से 1857 के विद्रोह तक का दौर, जो कंपनी के शासन का दौर रहा भारत में, और दूसरा 1857 से लेकर 1947 के भारत शासन अधिनियम तक का दौर, जो ब्रिटिश सरकार के शासन का दौर रहा भारत में। हमने अभी तक के वीडियो लेक्चर से कंपनी के शासन के दौर को देख लिया कि किस तरह से कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए समय दर समय कानून बना के भेजी जा रही थी और किस तरह दूसरी तरफ भारत में संवैधानिक चेतना का विकास हो रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के शासन के दौर को, कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है भारत के शासन को संभालेगी 1858 के अधिनियम के तहत, और किस तरह से अब जो है ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा और क्या क्या प्रावधानें उसमें जोड़ी जाएंगी। तो शुरू करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम को। जैसा कि 1857 के विद्रोह से ये बात स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय जनता जो है, भारतीय जनमानस जो है, कंपनी के शासन से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसमें कारण बने थे देसी राजाओं की असंतुष्टि, आम जनता की असंतुष्टि और भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि। तो ये बात स्पष्ट था कि भारतीय सैनिक भी और आम जनता भी और देसी राजा भी कंपनी के शासन से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए इतना बड़ा विद्रोह देखने को मिला था 1857 में। तो इसके तुरंत बाद 1858 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट भेजा गया भारत के लिए, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट फॉर इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्या थी इस एक्ट के पीछे की प्रावधान को, क्या थी इस एक्ट के पीछे की प्रावधान है, उसको हम लोग समझते हैं। तो इस 1858 के एक्ट के तहत सबसे पहले क्या किया गया, तो सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि जो उतने समय से चली आ रही थी कंपनी के शासन का दौर, उसको समाप्त कर दिया गया। और इस 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन सौंप दिया गया। क्राउन मतलब ताज, ताज यानी कि जो ब्रिटेन के राजा या राजा या रानी हैं, वही ब्रिटेन के ताज कहे जाते थे। अब भारत का शासन अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का काम भारत का शासन देखना नहीं, बल्कि भारत का शासन किसके हाथ में चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि यहीं से कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। तो ये सबसे बड़ा बदलाव 1858 के अधिनियम में देखने को मिला। दूसरा बदलाव क्या था, तो गवर्नर जनरल जो क्या किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ क्या किया गया इस एक्ट के तहत, तो उस गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल वाला जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल होंगे अब से वायसराय कहे जाएंगे। तो इस एक्ट के तहत कौन बने थे पहले वायसराय, तो वही लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। और इस 1858 के एक्ट के तहत हुआ ये कि अब जो गवर्नर जनरल है वही वायसराय कहे जाएंगे। तो गवर्नर जनरल है कौन, तो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग है। तो उन्हीं को प्रथम वायसराय बनाया गया भारत का वायसराय एक पद इस 1858 के एक्ट के तहत जोड़ा गया। जो गवर्नर जनरल है वही वायसराय कहे जाएंगे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वही लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही अंतिम गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को फिर वायसराय बना दिया गया। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि इस एक्ट के तहत ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। उसके बाद एक और सबसे बड़ा बदलाव कि इसी एक्ट के तहत भारत में एक भारत सचिव पद का व्यवस्था किया गया, कि एक व्यक्ति होंगे जो भारत के सचिव होंगे और उनका जवाबदेही होगा ब्रिटिश संसद में भारत के प्रशासन को लेकर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति होगा, तत्कालीन ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो भारत का सचिव कहा जाएगा, जो भारत का सचिव होगा, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव का एक पद सृजित किया गया, एक पद की व्यवस्था की गई। जो कौन होंगे, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य होंगे और वो क्या करेंगे, तो भारतीय मामले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका काम
भारत का प्रतिनिधित्व करना, कहाँ? तो ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में बैठना, ब्रिटिश संसद की बैठक में भाग लेना और भारत का प्रतिनिधित्व करना, भारत के लिए आवाज़ उठाना ब्रिटिश संसद में, भारत से जुड़ी हुई सारी जानकारी को, भारत से जुड़े हुए सारे मामलों को ब्रिटिश संसद में रखना, ये काम ये काम भारतीय सचिव का था। तो ये एक पद की व्यवस्था की गई। तो कुल मिला के 3 बड़ा परिवर्तन हमने देखा कि इस एक्ट के तहत किया गया। और इस भारत सचिव बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष थे, वही स्टैनली क्या बने? तो भारत के प्रथम सचिव बने, लॉर्ड स्टैनली। ये भी याद रखना है। प्रथम वायसराय कैनिंग और प्रथम सचिव कौन बने? तो लॉर्ड स्टैनली। और सचिव की सहायता के लिए, यानी ये जो सचिव वाला पद, भारत के राज्य सचिव है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये जो एक पद यानी कि भारत में व्यवस्था किया गया, भारत के लिए एक पद का व्यवस्था किया गया। इस सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी स्थापना किया गया, यानी इंडियन काउंसिल। सचिव की सहायता के लिए, सचिव के कामकाज में सहायता के लिए, सचिव के समझिए तो एडवाइजरी बॉडी के रूप में ना, सलाहकार समिति के रूप में एक भारत परिषद का स्थापना किया गया, इंडियन काउंसिल का। 15 सदस्य इस इंडियन काउंसिल में होते थे, जिसमें से 7 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे और 8 सदस्य वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही सदस्य होते थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य द्वारा चुने जाते थे। तो कुल मिला के 15 सदस्य इस सलाहकार समिति में होते थे, यानी कि कहें तो क्या, भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे। तो ये मोटा मोटा प्रावधान इस एक्ट के तहत जोड़ा गया। अब इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। क्या किया गया? तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। भारत का शासन कंपनी के हाथ से छीना कर कहाँ चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब जो पद था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, निदेशक मंडल और संचालक मंडल, इस दोनों बॉडी को समाप्त कर दिया गया और इसका पूरा पावर किसके पास चला गया? तो वायसराय के पास चला गया। उसके बाद वायसराय पद का सृजन किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की जगह पर एक वायसराय पद का व्यवस्था किया गया। कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्टैनली है ना, मुग़ल सम्राट के पद की समाप्ति कर दी गई थी। तो नाम मात्र के लिए ही, ऐसे तो समाप्त हो गया था मुग़ल सम्राट का शासन 1757 में ही, लेकिन नाम मात्र के लिए मुग़ल सम्राट का एक पद होता था, नाम मात्र के लिए ही, समझिए तो मुखौटा के तौर पर एक पद हुआ करता था। उस पद को इस 1858 के तहत क्या किया गया? तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। हमने यहाँ पे मेंशन किया, मुग़ल सम्राट के पद की समाप्ति कर दी गई इसी 1858 के अधिनियम के तहत। उसके बाद भारत में सचिव पद की व्यवस्था की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे सचिव पद की व्यवस्था की गई। प्रथम सचिव बनने वाले कौन थे? तो स्टैनली, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही सदस्य होते थे और ये ब्रिटेन में ही रहते थे। उसके बाद सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें से 7 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते थे? तो क्राउन द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, और 8 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते थे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के द्वारा ये 8 सदस्य चुने जाते थे, BOD के द्वारा, BOD के सदस्यों के द्वारा ये 8 सदस्य चुने जाते थे। तो कुल मिला के इस एक्ट में देखने को ये मिला कि भारत में भारत के प्रशासन के सर्वेसर्वा कौन हैं? तो वायसराय हैं। वायसराय किसको रिपोर्ट करेंगे? तो सचिव को रिपोर्ट करेंगे। और सचिव अपना जवाबदेही कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट करेंगे। तो इस एक्ट के तहत भारत में सचिव को ही सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जो ब्रिटिश संसद में अपने कामों के प्रति जवाबदेह होते थे और उनका पूरा नियंत्रण वायसराय पे होता था। वायसराय जो ब्रिटेन के क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे और सचिव जो थे वो ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, जबकि वो ब्रिटेन में ही रहते थे। तो वायसराय भारत में रहते थे, इसीलिए वो
वो पूरा का पूरा भारत से जुड़े सारे मामलों का रिपोर्ट किसको देते थे, तो सचिव को देते थे, और सचिव का पूरा नियंत्रण वायसराय पे होता था। तो ये हमने समझा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन, है ना। ये 1857 के विद्रोह के समय भी प्रधानमंत्री थे। सवाल आएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पाल्मस्टन थे, और ये जो एक्ट आया था उस समय भी पाल्मस्टन थे। पाल्मस्टन इस एक्ट से असंतुष्ट थे, इन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था, इसीलिए, है ना, इसके विरोध में उन्होंने मतदान भी किया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो MP लोग थे, सांसद लोग थे, वो इस एक्ट के पक्ष में थे, है ना। और इसी वजह से निराश होकर पाल्मस्टन ने त्याग पत्र भी दे दिया था 1858 में प्राइम मिनिस्टर पद से। तो ये भी याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाल्मस्टन थे। और ये जो एक्ट बना था ब्रिटिश संसद में, वो अगस्त 1858 ईस्वी में बना था, और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ये भारत में आया, है ना। और कुल मिलाकर इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा महासभा बुलाया गया, और इस एक्ट की पूरी प्रावधान को इलाहाबाद में ही पढ़ा गया, जिसमें बहुत सारे देसी राजा और बड़े बड़े ज़मींदार लोग आए थे, उस महासभा में आए थे, जिसमें इस एक्ट की सारी प्रावधानें पढ़कर सुनाई गई। क्योंकि असंतोष था भारतीय लोगों में, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था, कंपनी शासन के प्रति एक असंतोष का माहौल था। इसी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, माहौल को संतुष्ट बनाने के लिए तो ये एक्ट लाया गया था। तो महारानी के घोषणा पत्र के रूप में इस एक्ट को इलाहाबाद में पढ़ा गया उस महासभा में, और भारतीय लोगों को कुल मिलाकर समझाने का कोशिश किया गया। तो ये थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य प्रावधान। एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो इस एक्ट के तहत भारत के शासन को कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटेन ताज के हाथ में, है ना, ब्रिटेन राजा और रानी के, यानी कुल मिलाकर राजा हो या रानी हो, उनके हाथ में चला गया। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, और भारत के लिए एक वायसराय पद का व्यवस्था किया गया, जो कैनिंग बने प्रथम वायसराय। इसी एक्ट के तहत भारत के लिए एक सचिव पद का व्यवस्था किया गया, भारत के राज्य सचिव पद का व्यवस्था किया गया। पहले बनने वाले कौन, तो स्टैनली। इसी एक्ट के तहत मुगल सम्राट के पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय बॉडी बनाया गया, 15 सदस्यीय एक समिति बनाया गया, जिसको भारत परिषद के नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं था, और इसका पूरा पावर किसके पास चला गया, तो वायसराय के पास चला गया। तो ये थी इस एक्ट की मुख्य प्रावधान है। अब हम लोग अगले एक्ट की तरफ रुख करते हैं, 1861 का भारत शासन अधिनियम। कुल मिला के 3 साल के बाद ये 1861 का भारत शासन अधिनियम आया था, क्योंकि इस एक्ट से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हो पाए थे, है ना, संतुष्ट नहीं कर पाया ये एक्ट, इसीलिए तुरंत ही फिर से 1861 का अधिनियम भेजा गया भारत के लिए। इस एक्ट के तहत ही 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी अध्यादेश कहने का अर्थ हुआ ऑर्डिनेंस, मतलब एक टेम्पोररी कानून जो 6 महीना तक वैलिड होगा, जो 6 महीना तक लागू रहेगा, जिसका वैल्यू 6 महीने तक का ही होगा। लेकिन एक टेम्प्रोरी कानून, इमरजेंसी टाइम में वायसराय जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, अध्यादेश जारी कर सकती है, जो 6 महीने तक लागू रहेगी। अध्यादेश यानी ये कहने का अर्थ हुआ, अध्यादेश जारी करने का मतलब ये हुआ। आज भी हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो ये यहीं से तो लिया गया। इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। हम देख रहे हैं हर एक्ट से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में आज हमको देखने को मिलता है, जो यानी कि उस समय जो लाया गया था एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा, वो आज हमको संविधान में देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें, जैसे अध्यादेश वाला बात ले लें, निर्णय बहुमत से लेने वाला बात ले लें, बहुत सारा बात जो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या किया गया, तो मद्रास तथा बम्बई प्रांत को कानून बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया। यानी इस एक्ट के तहत 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। और क्या किया गया, तो मद्रास तथा बम्बई को
मद्रास तथा बम्बई प्रांत को कानून बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया। जैसा कि 1833 के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो मद्रास तथा बम्बई में प्रांतीय विधानसभा जो थी उसको भंग कर दिया गया था, उनके कार्यकारिणी परिषद को भंग कर दिया गया था और उनसे कानून बनाने का, उनसे विधि निर्माण करने की शक्ति छीन ली गई थी 1833 के तहत। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो एक बार फिर से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और क्या किया गया, तो कानून बनाने का अधिकार बम्बई तथा मद्रास प्रांत को फिर से दे दिया गया, यानी कि वहाँ भी प्रांतीय विधान परिषद का स्थापना कर दिया गया है ना, और वहाँ भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जिस पर अंतिम निर्णय किसका होता था, तो वायसराय का। यानी कि ये लोग कानून बनाएंगे लेकिन जब तक वो कानून तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वायसराय का उस पर मुहर नहीं लगेगा, यानी वायसराय का जब तक सहमति नहीं होगा तब तक। तो कुल मिला के सत्ता का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया और मद्रास तथा बम्बई को पुनः कानून बनाने का शक्ति दे दिया गया। उसके बाद बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में क्या किया गया, तो एक प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की गई और यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी इन लोगों यानी बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब यानी इसके पास भी अब कानून बनाने का अधिकार होगा। ये लोग भी अपने प्रांतीय विधान परिषद से कानून बनाएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय वायसराय का होगा। वायसराय अगर अपना सहमति दे देते हैं तो ये कानून बनेगा। ये लोग भी अपने क्षेत्र के लिए अपना कानून बना सकते। तो कुल मिला के हमने देखा कि यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। उसके बाद इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसी एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम का आरंभ किया गया। इसी 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल वाला जो व्यवस्था है उसका आरंभ इसी एक्ट से हुआ। आज हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री अलग, रेल मंत्री अलग, यानी रेलवे विभाग के एक अलग प्रमुख होते हैं है ना, शिक्षा विभाग के एक अलग प्रमुख होते हैं, कृषि विभाग के एक अलग प्रमुख होते हैं है ना, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अलग होते हैं प्रमुख, वित्त मंत्रालय अलग होता है, गृह मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं कि सरकार के कामों को अलग अलग मंत्रालय में बांट दिया गया है और उनके एक अलग अलग प्रमुख होते हैं और उस काम के प्रति उनका जवाबदेही होता है। यानी कि ये जो विभागीय प्रणाली है, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये जो मंत्रिमंडल वाला व्यवस्था है, इसका आरंभ हुआ था 1861 के ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली है ना आरंभ किया गया है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लागू किया गया। किसके द्वारा, तो इस एक्ट के तहत 1861 में तो लाया गया लेकिन 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा है ना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में आरंभ किया गया, ये विभागीय प्रणाली आरंभ किया गया। अब देखते हैं अगली प्रावधान को। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। यानी वायसराय जैसे कि गवर्नर जनरल होता था तो गवर्नर जनरल का भी एक कार्यकारिणी परिषद होता था, उसी तरह यहाँ वायसराय है तो वही कार्यकारिणी परिषद अब वायसराय के हो गए। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, जैसा कि हमने पिछले एक्ट में देखा था कि 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, वही चारों सदस्य अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हो गए। यानी कि क्योंकि उसी गवर्नर जनरल को तो वायसराय कहा जाने लगा। कुल मिला के सिर्फ नाम बदल दिया गया, ऐसा कुछ नया बदलाव तो हुआ नहीं था। तो वो जो 4 सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अब एक सदस्य और जोड़ दिया गया है ना, विधि विशेषज्ञ के रूप में। एक ऐसे सदस्य जो विधि के विशेषज्ञ हो, विधि के ज्ञाता हो है ना, एज विधि विशेषज्ञ के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वें सदस्य जोड़े गए। उसके बाद क्या किया गया, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और भारतीय सदस्यों को भी केंद्रीय विधानसभा में शामिल किया गया। जैसे बनारस के राजा है ना, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। है ना, क्या किया गया, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। कुल मिला के अब विधान परिषद में कम से कम 6 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य होंगे।
और कम से कम आधे सदस्य भारतीय होंगे। जो गैर सरकारी कहे जाएंगे, गैर सरकारी सदस्य कहे जाएंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर कहे जाएंगे, लेकिन कम से कम आधे सदस्य क्या होंगे, भारतीय भी होंगे, जो वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इसी प्रावधान के तहत क्या किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया, यानी कि नॉमिनेट किया गया। तो क्या किया गया, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे और आधे सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर कहे जाएंगे, गैर सरकारी सदस्य कहे जाएंगे, यानी वो सरकारी नहीं कहे जाएंगे, गैर सरकारी कहे जाएंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो ये प्रावधान 1861 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा, ये थी इस 1861 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य प्रावधानें। अब हम लोग दो छोटा एक्ट है जिसको बहुत सारे लोग मेंशन भी नहीं करते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है, इसीलिए जानने में क्या बुराई है, जितना ज़्यादा हो हम लोग जान ले, छोड़ने से अच्छा है कि हम लोग जान ले। तो बहुत सारा किताब जो है इसको मेंशन नहीं करता है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो छोटा सा बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इस एक्ट में ये बात मेंशन किया गया, ये प्रावधानें जोड़ी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यानी कि भंग तो वहीं पे कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली नहीं, वहाँ पे सिर्फ घोषणा किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया था। जैसे मुग़ल साम्राज्य की बात किया जाए तो मुग़ल साम्राज्य ख़त्म तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। वो चला था कब तक, 1858 तक चला था मुग़ल साम्राज्य, है ना, नाम मात्र के लिए सही, लेकिन चला था, है ना। तो वही बात यहाँ भी है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था तो 1858 में ही, लेकिन कंप्लीट रूप से समाप्त कब किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को, जब इस एक्ट में ये बात मेंशन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और इसी प्रावधान के तहत 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली भंग कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये 1873 के एक्ट की छोटी सी प्रावधान थी, इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876, महारानी विक्टोरिया, है ना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876, नाम से ये स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत कोई उपाधि दिया जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया को इस एक्ट के तहत क्या किया गया भाई, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, है ना, भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया, तो भारत की सामग्री घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि किस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया या भारत की सामग्री कहा जाने लगा। तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, यानी कि अब वो भारत की सामग्री कही जाने लगी। उसके बाद इसी एक्ट में एक और छोटी सी प्रावधान जोड़ी गई, कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति तथा उसे लोक निर्माण का कार्य सौंपा गया। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में यहाँ 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी, है ना, इस शाही उपाधि अधिनियम में ही, है ना, क्या किया गया, तो एक 6ठे सदस्य के रूप में भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य को जोड़ा गया और उसे लोक निर्माण का कार्य भी सौंप दिया गया। उस 6ठे सदस्य को जो जोड़ा गया था उसे ही लोक निर्माण का कार्य भी सौंप दिया गया। तो ये था छोटा सा प्रावधान, इसकी बातों, ये था छोटा सा एक जिसकी प्रावधान को हमने समझा। अब 1892 का अधिनियम, तो ये जो 1892 का अधिनियम है इसके तहत क्या किया गया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ इस 1892 के अधिनियम के तहत किया गया। लेकिन चुनाव जैसे किसी शब्द का प्रयोग इस एक्ट में नहीं किया गया था, है ना। क्या बोलते हैं कि चुनाव तो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन चुनाव जैसे शब्द का कोई प्रयोग इस एक्ट के तहत नहीं किया गया। एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत हुआ, है ना, जिसमें वायसराय क्या कर रहे थे, है ना, वायसराय मनोनीत कर रहे थे, है ना, और भी कुछ विशेष भारतीय वर्ग के लोगों को, है ना, वोट देने का अधिकार दिया गया था। कुछ विशेष वर्ग के भारतीय लोगों ने इसमें मतदान किया था प्रांतीय स्तर पे, है ना, और केंद्रीय स्तर पे 16, यहाँ पे हमने देखा था कि 6 से कर दिया गया था 12,
है ना। यहाँ पे हमने देखा था 6 से कर दिया गया था 12 केंद्रीय विधानसभा में। अब यहाँ पे हम देखेंगे केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई और 12 से कर दी गई 16, कम से कम 10, अधिक से अधिक 16 सदस्य कर दिए गए। और प्रांतीय स्तर पे जो विधानसभा है, प्रांतीय स्तर पे जो विधानसभा, उसमें जो सदस्य चुन के आएंगे वो भारतीय, लगभग अधिक से अधिक भारतीय ही आएंगे। और उनको चुनेगा कौन, तो विशेष वर्ग, है ना, विशेष वर्ग के भारतीय लोग, जैसे राजा महाराजा जमींदार, यही सब लोग, उनको यानी उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया का शुरुआत किया गया इस 1892 के अधिनियम के तहत। यहाँ पे हमने मेंशन किया इनडायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस, है कि नहीं, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ इस एक्ट के तहत किया गया, जिसमें नॉमिनेट किया जाता था। सब कुछ विशेष लोगों को मत देने का अधिकार था, नॉमिनेट करने का अधिकार था। और इलेक्शन जैसा कोई शब्द, याद रखना है, इलेक्शन जैसा कोई शब्द नहीं यूज किया गया था, चुनाव जैसा कोई शब्द इस एक्ट के तहत यूज नहीं किया गया था। दूसरा है बजट पर बहस करने की शक्ति, यानी केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो थे, उनकी शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाया गया, सदस्यों की शक्ति को, विधानसभा के सदस्यों की शक्ति को क्या किया गया, तो बढ़ाया गया। अब विधानसभा के सदस्य जो थे बजट पे बहस कर सकते थे, समझ रहे हैं ना। राजस्व से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है बजट, है ना, बजट पे अब केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो हैं बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये शक्ति इस एक्ट के तहत दिया गया विधानसभा की सदस्यों को। उसके बाद क्या किया गया, तो केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही बताया कि क्या कर दिया गया, तो 12 से कर दिया गया 16, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य होंगे विधानसभा में, शक्ति को बढ़ा दिया गया। और बजट पे प्रश्न तो पूछ सकते थे, और सार्वजनिक मसले से जुड़े हुए मुद्दे पर भी विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना 6 दिन पहले देनी होती थी वायसराय को। तो ये अधिकार दिया गया प्रश्न पूछने का, बहस करने का बजट पे। तो ये था 1892 के एक्ट की, ये थी 1892 के एक्ट की, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की मुख्य प्रावधान है। तो कुल मिला के हमने इस वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से 3 एक्ट को देखा, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का और 1892 के अधिनियम को हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों एक्ट और ये 2 छोटे एक्ट ये सब आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी अभी हमने दिया है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।